नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो आपका DECE 1 कोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक 1 की जो यूनिट 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का मैनुअल ही शो अप कर रही हूँ, बट साथ में मैं हिंदी के मैनुअल का पेज नंबर भी बताती जाऊँगी ताकि आप अपने हिंदी के मैनुअल में भी साथ साथ देख सकें। सबसे पहली यूनिट है जो है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो आपका बचपन है उसका आपका क्या अनुभव है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि क्या आप अपनी बचपन की जो आपकी यादें हैं या कुछ घटनाएं हैं जो आपने बचपन में की थी, आप उनको मतलब आपको क्या वो याद हैं। और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो हमें याद रहती हैं, काफ़ी टाइम तक हमें याद रहती हैं। बट कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी भूल भी जाती हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो धुंधली भी याद रहती हैं। पर ये हर किसी के साथ ऐसे नहीं होता है, किसी को याद रहता है और किसी को याद नहीं रहता है। जो हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो बाल्यावस्था जो कि आपका बचपन है उसके कुछ अनुभव और भावनाओं को दोबारा याद करना। बहुत सारे बच्चों में समानताएं होती हैं आपस में, परंतु हर बच्चे का जो बचपन का एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है वो अलग अलग होता है। बच्चों को समझना ना केवल उनके साथ अंतक्रिया में सहायक होता है, अपितु उनके लिए सेवाएं और कार्यक्रम आयोजित करने में भी आधार का काम करता है। अब ये जो यूनिट है हमारी उसके क्या उद्देश्य हैं, मतलब हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू। जब आप ये यूनिट को पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि बच्चों के कुछ जो उनके एक्सपीरियंस है, यानी कि जो उनके अनुभव हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में आप जान सकेंगे। और आप यह भी जान सकेंगे कि जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश हैं बच्चों के अनुभवों को वो कैसे प्रभावित करते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन के बाद है बीइंग अ चाइल्ड, कि कैसे होता है बचपन, हम ये देखेंगे कैसे होता है। इसमें पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो है एक माला जो है वो 5 वर्ष की एक फुर्तीली लड़की है। ठीक है, बहुत वो चुस्त है और जिज्ञासा भी है उसमें। और एक दिन क्या होता है कि उसको दोपहर के खाने में उसको रोटी के साथ आलू की सब्ज़ी खाने को दी जाती है। और जो आलू की सब्ज़ी है उसमें राई के दाने डाले हुए होते हैं। जब वो खाना खा रही होती है तो वो राई के दाने को देखती है, उसको कटोरी में से बाहर निकालती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। उसको वो एक मेज पे रखती है, उसको इधर उधर घुमाती है और बोलती है कि देखो मम्मी ये एक बहुत छोटी सी बॉल है। ठीक है, शायद इस छोटी सी बॉल से चींटियाँ खेलती होंगी। उसने अपनी मम्मी को ये कहा। ये एक बचपन का अनुभव है। वो 5 साल की लड़की है, ठीक है, पर उसको वो अपनी इमेजिनेशन से उसको राई को एक बॉल समझ रही है। और दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने बचपन की क्या दी है कि एक 3 वर्ष का मनोज है, वो उसके घर में उससे एक छोटा भाई है, ठीक है, जिससे कि वो जेलस फील करता है। वो उससे जेलस क्यों फील करता है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ठीक है, पर ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करने की कोशिश करता है और अपने भाई के साथ खेलता भी है।
एक दिन क्या होता है कि जब उसकी मम्मा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसकी मम्मा लेट हो जाती है तैयार होने में बेबी के कारण। ठीक है, तो मनोज बड़ी जल्दी से क्या बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी हम इस बेबी को कहीं दूर छोड़ आते हैं, क्योंकि हम इसकी वजह से लेट हो गए हैं, तो अगर हम इसको दूर छोड़ आएंगे तो हम कभी भी लेट नहीं होंगे। ठीक है, वो 3 साल का बच्चा है। उसका मतलब उसने क्या फील किया कि एक जेलस उसके अंदर वो फैक्टर था, उसने वो फील किया, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फीलिंग से जो भी इंसिडेंट उसके सामने आया उसने वो बोल दिया। और थर्ड एग्जांपल है कि तारा 4 साल की होने वाली है। वो बारिश में खेल रही है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं बारिश में खेलते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो बारिश में बाहर खेल रही होती है और सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कमरे के अंदर एक साथ बैठे होते हैं। वो क्या करती है तारा, थोड़ी देर बाद कमरे में आती है, अपनी मौसी को वो हग करके फिर दोबारा से खेलने के लिए बाहर चली जाती है। जब उसको कोई एक जना कहता है कि तुम यहाँ आकर बैठो, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे तो बाहर खेलना है। इसी तरह से वो ऐसे चलता गया कि मैंने तो खेलना है। अभी ये जो एग्ज़ाम्पल्स आपको बताई हैं उनको हम देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि जो भी ये सारी घटनाएं हैं, ठीक है, वो क्या दर्शाती हैं हमें, बच्चों की क्या भावनाएं हैं और उनका खेल के प्रति क्या लगाव है। ठीक है, जो थर्ड एग्जाम्पल थी वो खेल से रिलेटेड थी, या फर्स्ट एग्जाम्पल थी वो भी खेल से रिलेटेड थी। ये सारी घटनाएं ये दर्शाती हैं जैसे कि एक बच्चे ने क्या किया, सरसों का जो बीज था उसको गेंद समझ लिया। ठीक है, या फिर बच्चे क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अ बॉल ऑफ मड इज़ अ पीस ऑफ केक। उसने मड का जो मिट्टी का एक बॉल बना हुआ था उसने इसको मिठाई समझ लिया या केक समझ लिया। ठीक है, एक छोटे बॉक्स को उसने एक टॉय हाउस समझ लिया, टीन के डब्बे को। वो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में प्रिटेंड करते हैं और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनके लिए कल्पना ही सब कुछ होती है। ये कल्पना करना उनके लिए बहुत इजी होता है। और ये जो वस्तुएं उनके सामने हैं जिसको वो कल्पना बना के कभी कुछ बना लेते हैं कभी कुछ बना लेते हैं, वो जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान कर देते हैं वो जो एक्चुअल रूप में नहीं होती हैं। ठीक है ना, जैसे उन्होंने राई के दाने को बॉल बना लिया और मिट्टी की बॉल को एक केक का पीस बना लिया और एक टिन बॉक्स को टॉय हाउस बना लिया। ये उनकी कल्पना है, ठीक है, बट वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, जैसे कि माला ने किया था। और जो दूसरी घटना थी उसमें क्या हुआ था कि एक बच्चे ने अपने छोटे भाई का जब उसका जन्म हुआ तो उस पर एक प्रतिक्रिया दी जो कि ईर्ष्या और नापसंदगी से लेकर खुशी तक हो सकती है। ठीक है, और तीसरी फीलिंग क्या थी, जो तीसरी घटना थी उसमें क्या थी कि जो वो लड़की थी तारा, ठीक है, वो क्या दर्शाती है उसमें कि वो एक स्वावलंबी है। ठीक है, तीसरी जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें वो मतलब ये दिखाती है कि नहीं जो मैं कर रही हूँ वही सही है बिल्कुल। वो ये दिखा रही थी कि बड़ों को मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। वो ये दर्शा रही थी कि वो कुछ कार्य स्वयं भी कर सकती है, उसको दूसरों की इंटरफेरेंस की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जो तारा है, however, while she is learning to be a independent, कि वो इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट होना भी सीख रही है। जो तारा है वो इंडिपेंडेंट होना भी सीख रही है कि वो कैसे मतलब अपना काम खुद कर सकती है। और
फिर भी उसके लिए अपने मतलब बहुत ज़्यादा जो उसके प्रिय हैं और विश्वास वाले लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे तारा का कमरे में बार बार आना उसकी इस भावना को दर्शाता है कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं, ट्रस्टेड पर्सन्स हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्यूज दैट अडल्ट्स हैव अबाउट चिल्ड्रंस कैपेसिटी में नॉट ऑलवेज बी राइट। कहते कि जो बच्चों की कैपेसिटी है, जो बच्चों की क्षमताएं हैं, उनके बारे में जो बड़ों की धारणाएं हैं वो हमेशा सही नहीं होती हैं। जो बड़े सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों की कैपेसिटी है उसके लिए वो बिल्कुल सही हो। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत समझदार होना चाहिए, उसको अपने आसपास का सारा कुछ पता होना चाहिए, हम बोलते हैं उसको कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर वो उसके लिए एक खेल होती है। ठीक है, वो हमारी परसेप्शन गलत होती है कि हम ये समझ रहे हैं कि वो सब कुछ सही है जो हम कह रहे हैं, पर बच्चे का अभी उतना वो नहीं होता समझने का। It is often assumed that a child doesn't know what is happening around her and cannot make sense of events. वही चीज़ आ गई ना कि जो बच्चे हैं अक्सर यही माना जाता है, हम लोग यही समझते हैं कि बच्चे को ये पता होता है कि अपने आसपास वाली जो अब बच्चों के आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं उनकी उनको जानकारी नहीं होती है, ये माना जाता है और वह उन्हें समझ भी नहीं पाती हैं। ठीक है, और साथ में यह भी समझा जाता है कि जब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं तो वो साथ में सोचना और समझना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर ये जो हमारी परसेप्शंस हैं ये बिल्कुल गलत होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा बोलने से पहले बहुत सारे शब्द हैं जिनको वो समझना शुरू कर देता है। एक और तो ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने छोटे मोटे काम और अपनी देखभाल स्वयं भी कर सकते हैं। वो इतनी अपेक्षा भी बच्चों से रखते हैं और वो भी मतलब कई एडल्ट्स तो ये भी मतलब बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके सहारे के बिना, उनकी इमोशनल सपोर्ट के बिना ही वो स्कूल जाना शुरू कर दें। On the other hand, some think that the children are immature, irrational, inaccurate in their understanding of events and therefore cannot do any task given to them. मतलब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चे भोले भाले होते हैं और अनजान होते हैं। ठीक है, जो उनके आसपास कोई भी घटनाएं हो रही हैं उनको समझने में वो बिल्कुल असमर्थ हैं। ठीक है, और उनको कोई भी कार्य आप सौंप दो वो ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। पर बड़ों की ये जो धारणा बनी हुई है ये बिल्कुल गलत है। जो बचपन है उसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटता है। नेक्स्ट है जो हमारा पैराग्राफ, व्यूज दैट द अडल्ट्स हैव अबाउट चिल्ड्रंस कैपेसिटी में नॉट ऑलवेज बी राइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है कि चिल्ड्रन हैव थॉट्स एंड इमोशंस जस्ट एज अडल्ट्स डू, दो दे व्यू द वर्ड इन अ डिफरेंट वे एंड देयर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट। कहते कि बच्चों मतलब बड़ों की तरह जो बच्चे होते हैं उनके भी खुद के विचार होते हैं और उनकी भावनाएं होती हैं। अंतर केवल इतना माना जाता है कि इतना अंतर होता है कि जो बच्चों के सोचने का ढंग है और उनका फीलिंग को एक्सप्रेस करने का ढंग वो थोड़ा अलग होता है। जो एक नया जन्मा बच्चा है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब उसको उसके पेरेंट्स उठाते हैं अपने हाथों में, ठीक है, और तो बच्चे को एक प्यार फील होता है, उसको अपनापन फील होता है। ठीक है, ये भी एक भावना है। ठीक है, वो बच्चे का दर्शाने का अपना तरीका होता है कि वो मतलब खुश होता है
उनसे बात करने की, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, वो उनके हाथों में आते कभी रोता नहीं है। आगे एक एग्जाम्पल दी हुई है, एन 8 month old चाइल्ड इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड अ स्कॉल्डिंग और एन एंडरमेंट even though she is not able to talk. She also understands and responds to sentences like give it to me and no, don't do that. जो एक 8 महीने का बच्चा है वो बोल नहीं सकता, फिर भी उसको अगर हम डांटते हैं, ठीक है, या प्यार से कुछ कहते हैं तो उसको वो समझ आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे कि गिव इट टू मी, यह मुझे दो, नो डोंट डू दैट, नो ये बिल्कुल भी नहीं आपने करना। बच्चों को चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, ठीक है, पर बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाती है कि मुझे ऐसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ मुझे दो, या तुम नहीं ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, वो ये चीज़ें समझती है और अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर दर्शाती है। एक और एग्जांपल दी हुई है, अगर जैसे कि जो 10 महीने की बच्ची है एक, ठीक है, अगर उसके साथ पीकबू, जैसे कि उसके साथ लुका छिपी का खेल खेला जाए तो वह उसमें हिस्सा लेती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। शी पार्टिसिपेट्स इन द गेम बाय लुकिंग फॉर द पर्सन एंड एंटिसिपेटिंग हर अपेयरेंस। मतलब वो उसमें गेम में पार्टिसिपेट करती है और वो जो बंदा छुपा होता है वो उसको ढूंढने की भी कोशिश करती है, ठीक है। मतलब कि वो ये समझती है कि जो वो बंदा छुपा हुआ है वो उसके आसपास ही होगा कहीं पर, ठीक है, तो वो उसको ढूंढ लेगी। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि ये बच्चे की अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक विचार शक्ति है, ठीक है। अचीवमेंट सच एज दिस मे सीम वेरी सिंपल बट यू हैव ओनली टू ऑब्जर्व अ चाइल्ड who has just learned to walk to see how gleefully she walks around the house for pleasure of it and how she picks herself again after falling down। कहते कि जो बच्चे की उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही सिंपल सी हमें लगती हैं, पर अगर आप किसी बच्चे को देखें, ठीक है, जिसने अभी चलना सीखा हो, तो आप देखेंगे कि वो कितने मज़े से पूरे घर में चलता है और गिरने पर भी दोबारा उठ के चलना शुरू कर देता है, ठीक है। हमारे लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हाँ बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, हम खुश होते हैं, ठीक है, पर बच्चे के लिए क्या होता है कि हाँ मैंने चलना शुरू कर दिया, और वो अगर उस सारे घर में वो बड़े मज़े से चलता है, ठीक है, अगर वो गिर गया तो वो अपने आप उठ के दोबारा चलने की कोशिश करता है। और यस, आपने कभी अगर देखा होगा ऐसे, नोटिस हाउ शी टेक्स अ फ्यू बोल्ड, कि वो थोड़े से जो स्टेप है ना वो लेती है, ठीक है, और फिर वो पीछे अपनी मदर को मुड़ के देखती है एंड देन लुक बैक एट द मदर फॉर रीएश्योरेंस, श्योर करने के लिए, ठीक है। आपने कई घटनाएं या कई एग्जांपल्स ऐसी भी ऑब्जर्व की होंगी जब बच्चा कुछ ना कुछ लर्न करना सीखता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है। या डू दे नॉट ब्रिंग फोर्थ अ पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन एज इंटेलिजेंट बींग्स एंड ऑफ चाइल्डहुड एज अ वैल्यूएबल टाइम फॉर लर्निंग। क्या इन घटनाओं से बच्चों के बुद्धिमान होने की झलक नहीं मिलती है, और क्या बाल्यावस्था में समय सीखने का मूल्यवान समय नहीं है। कहते कि जो चाइल्डहुड है वो भी एक समय है, वो भी एक पीरियड है जब बच्चे रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप संबंध बनाना सीखते हैं,
ठीक है, पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जो उनका फैमिली का सर्कल होता है वो उनके साथ रिलेशन बनाना सीखते हैं, फिर वो बाकी और बड़ों के साथ या अपने आसपास बच्चों के साथ खेलने के लिए वो उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये रिलेशंस बनाने के लिए क्या होता है, उनको एक हमें लगातार हौसला देना चाहिए और उनमें एक कॉन्फिडेंस यानी कि साहस की आवश्यकता होती है। अब आप याद कीजिए कि जब आपको नए शहर में आकर नए लोगों से दोस्ती करनी पड़ी थी, तब आपने कैसा महसूस किया था? जब कई बच्चे हॉस्टल में जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं या हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ नए लोगों से मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हमें कैसा फील होता है? हम अगर खुद सोचेंगे तो हम बच्चे की वो जो रिलेशन बनाने की वो है, हम वो भी समझ सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की खोजबीन करने में बड़ा मज़ा आता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है, और वो इस चीज़ के लिए बड़े ईगर रहते हैं कि हाँ हम देख लें कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ देखने के लिए वो बड़े जल्दी में रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की एक्सप्लोर करना और क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू बच्चे लर्न करना सीखते हैं। एक्सप्लोर करना किसी भी चीज़ के लिए मेरा भी बेबी है, छोटा है, तो वो भी क्या करता है, वो हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये हीटर चल रहा है तो ये हीटर क्यों चल रहा है, ये हीटर पे लाइट क्यों आती है, ये कैसे आती है, तो वो सीखता है। जैसे कि अभी ठंड चल रही है, मैं उसको बोलूँगी कि आपने बाहर नहीं जाना, बहुत ठंड चल रही है। अगर हम भी बाहर जाएंगे तो वो हमें भी बोलेगा कि आप बाहर जा रहे हो, ठंड चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी। ऐसे ही बच्चे मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं उससे चलना। एक और मेथड होता है कि जब हम बच्चों को कुछ बताते हैं तो वो उसको इतनी जल्दी कैच करते हैं और वो आप पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। कभी कभी बच्चों को 5 मिनट के लिए बैठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन मैं 5 मिनट नहीं, मैं 1 या 2 सेकंड के लिए भी कहूँगी कि बच्चों को बिठाना इतना मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको पसंद होता है कि जो चीज़ें पड़ी हैं उनके आसपास, कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनके आसपास, उनको एग्ज़ामिन करना कि ये क्या चीज़ है, या कोई भी नई चीज़ होती है जो उनके आसपास होती है, खोज मतलब जो उन्होंने खोजबीन करके अपने आसपास की कोई चीज़ निकाली होती है, वो क्या करते हैं, उनकी तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कई उनको मुंह में भी डाल लेते हैं या फिर एक खिलौने को दूसरे खिलौने से मारना शुरू कर देते हैं, है ना। और कई बार तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ का पुर्जा पुर्जा बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। और जब वो ऐसा कुछ करते हैं ना, बच्चे का चेहरा देखने वाला होता है कि मतलब उनको इतनी तसल्ली होती है कि हाँ मतलब हमने जैसे पता नहीं क्या काम कर दिया हो, उनको ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। या कोई भी नई घटना या अनुभव होने पर क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्नों की बौछार, वो मैं आपको भी बता रही थी ना कि ऐसे कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ऐसे प्रश्नों की मतलब बौछार ही लगा देते हैं। और ऐसे में बच्चों के जो प्रश्न होते हैं, है ना, उससे जो अडल्ट्स होते हैं ना, बड़े लोग, उनका पेशेंस भी टूटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की दुनिया से बड़े आकर्षित होते हैं। उनका बड़ा मन करता है, उनकी बड़ी इच्छा होती है कि जैसे बड़े कर रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही करें और उनकी तरह ही हम लगना शुरू हों। और उनको लगता है कि हाँ हम बड़े हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे करेंगे। हम उनको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे ना कि आप अभी छोटे हो, आपको ये काम नहीं करना है, तो वो थोड़ी देर में पता आपको क्या बोलेंगे कि नहीं हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये काम कर सकते हैं। उनको लगता है कि जो भी काम बड़े कर रहे हैं हम भी वो ईज़िली कर सकते हैं, तो हमें भी वो करना चाहिए। जैसे कि
उनको लगता है कि हाँ हम अपने आप बड़ों की तरह कपड़े भी पहनते हैं, बड़ों की तरह नकल भी कर सकते हैं, उनकी तरह बातचीत भी कर सकते हैं, उनकी तरह बिहेव भी कर सकते हैं। सब कुछ उनको ऐसे लगता है कि हम बड़ों की तरह करते हैं। जैसे बच्चों की थोड़ी बहुत कोई गेम्स होती हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना या पुलिस चोर खेलना, है ना। ऐसे जो खेल होते हैं वो बच्चों द्वारा बड़ों के कार्य की नकल की झलक दिखाई देते हैं। जैसे कि मदर्स होती हैं किचन में काम करती हैं, तो कई बच्चे उस तरह की झलक दिखाते हैं कि हाँ हम वो काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मतलब ये एक बच्चों की जो फीलिंग है कि बच्चे अपनी हर तरह की फीलिंग को कैसे वो करते हैं, जाहिर करते हैं, बड़ों को भी फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो उनकी अलग अलग हर किसी की वो होती है। इनमें से कोई भी चीज़ हम में से कई सोचते हैं कि जो बचपन है वो सिर्फ एक खेल और हंसी मजाक होता है, पर वास्तव में यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि बच्चे केवल खेल और हंसी मजाक ही करते हैं अपने बचपन में। बच्चे यह भी सीखते हैं कि हमें बहुत से काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि हम बच्चों को बोल देते हैं कि तुम इस चीज़ को हाथ मत लगाओ, ठीक है। और हर समय सिर्फ हमें खेलना ही नहीं चाहिए और दूसरों को मारना भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ बच्चे सीखते हैं। कई इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को मानने के लिए कहा जाता है, पर वो बच्चों को मतलब बिल्कुल ही अनरीज़नेबल लगती हैं, मतलब बच्चों को बेतुकी लगती हैं या उनका कोई मतलब नहीं लगता बच्चों को। इस करके क्या होता है, जब बच्चे नहीं मानते हैं ये बातें, तो कई बार माता पिता और बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो कई बार फिर बच्चों को क्या करना पड़ता है कि बच्चों को नियम का पालन करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये उनके मन के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। बचपन में बच्चे समाज और संस्कृति के अनुसार खाना पीना पहनना बोलना आचरण सब कुछ सीखते भी हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जैसे कि आपने अभी पढ़ा ही है कि बच्चों में कई बच्चे बहुत सारी मतलब वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वैरायटी ऑफ खेतर रीजन से बिलोंग करते हैं, देशों से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी बच्चों में समानताएं होती हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है या उनकी फीलिंग्स हैं या उनका एक्सप्रेस करने का तरीका है, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, है ना, वो सारी यूनिवर्सल हैं। और ये उनके ग्रोइंग स्टेज का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके एक ग्रोइंग स्टेज का, और ये हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर हर बच्चे के लिए जो उसका बचपन है उसका अलग मीनिंग होता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कि किन कारणों से बच्चों के जो अनुभव है वो अलग अलग होते हैं, क्या कारण है जिनके कारण बच्चों के जो अनुभव हैं वो अलग अलग होते हैं। आप ये जो एक्सरसाइज दी हुई हैं बीच में, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें आपने एग्जाम्पल्स देनी है, बच्चे की क्यूरियोसिटी की एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चों में उत्सुकता आना या फिर बच्चों द्वारा अडल्ट्स की नकल करना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बच्चे कैसे अडल्ट्स की नकल करते हैं, जैसे मैंने आपको किचन की एक एग्जांपल दी थी। या फिर बहुत सारे बच्चे लड़के जैसे अपने पे बैट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं, उनकी नकल करना शुरू करते हैं। लड़कियां किचन में अपनी मदर्स को देख के वो काम करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। और बच्चों में उत्सुकता पैदा करना हर चीज़ के बारे में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल पढ़ी थी कि वो रेन में नहा रही है, वो वाली एग्जांपल भी यहाँ पर आ सकती है। अब नेक्स्ट है द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। सोशियो कल्चरल मीन्स
बच्चों का जो चाइल्डहुड है उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि जब बच्चों का विकास होता है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, वो अपनी कंट्री वाइज वो बोलना वो सीख जाते हैं जब जैसे जैसे उनकी विकास होता जाता है, उनकी ग्रोथ होती है। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा है भारत में, वो अपनी लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, जबकि जो बच्चा स्पेन में रहता है वो स्पेनिश बोलना सीख जाता है। ठीक है, और एक बच्चा 5 साल की उम्र में, एक लड़का 5 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, और सेम एज का बच्चा दूसरा अपनी ट्राइबल सेटलमेंट के कारण वो अपनी फादर की, उनकी फार्मिंग में या उनका कोई दूध का बिजनेस है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, या फिर कई बच्चे क्या होते हैं कि वो न्यूज़पेपर सेल करना शुरू कर देते हैं रोड ट्रैफिक्स पे। कहते हैं कि जैसे कई कारक ऐसे होते हैं जो कि जिनका अनुभव बच्चों को बचपन से ही प्रभावित करता है। वो इस तरह से है जैसे कि परिवार में सदस्यों की कितनी संख्या है, ठीक है, और उनका आर्थिक स्टेटस क्या है। ठीक है, या फिर परिवार तथा मतलब जो उनके रिलेशंस हैं, उनकी कम्युनिटी है, ठीक है, उनका क्या रीति रिवाज है, उनकी क्या परंपराएं हैं, उनके क्या उनके क्या नैतिक मूल्य हैं या उनके क्या विश्वास हैं। ये सारा कुछ बहुत डिपेंड करता है। जो एक गांव में रहता है उनका क्या है ये सारा, जो एक ट्राइबल सेटलमेंट में रहता है उनका उनका ये सारा सिस्टम बिल्कुल अलग होगा। जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, प्लेन में, डेजर्ट में, सी कोस्ट में, है ना, ये उनका सारा नंबर ऑफ फैमिली, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ, ये सब कुछ उनका अलग होगा। यही जो काफ़ी फैक्टर्स हैं वो बच्चों के बचपन के एक्सपीरियंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है जैसे कि जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, वह हमारे बचपन से ही अनुभवों को निश्चित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बचपन में जो हमारा ये सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट है बचपन का, उसका एक यही तात्पर्य है कि जो चीज़ हम बचपन से फॉलो करेंगे, ठीक है, वही हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो जाता है। जो हमारे घर में लैंग्वेज बोली जाती है हम वही फॉलो करते हैं बचपन से। ठीक है, जो काम हमारे घर में चलता है बच्चे वही फॉलो करते हैं बचपन से अपने पेरेंट्स को। ऐसे ही ये सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट बन जाता है। जबकि अगर हम, ठीक है, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और उनके नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनके भारतीय कल्चर और उनके नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे देश में, जो हमारा इंडिया है, हमारे देश में एक समूह के रीति रिवाज, विश्वास और रहन सहन, इन सब के तरीके दूसरों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब कि एक ही देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनका रहने सहने का तरीका है, उनके रीति रिवाज, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। One cannot speak of a homogeneous or uniform Indian culture, but rather of subcultural groups, each distinct from the other. ये हम बात कर चुके हैं कि जैसे कि हम एक ही जगह पर रहकर, एक ही इंडिया में रहकर हम एक ही कल्चर की बात नहीं कर सकते।
दिस इज बिकॉज द ग्रुप्स डिफर विद रिगार्ड टू इकोनॉमिकल लेवल। इसका कारण है कि जो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस, इनका आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय, जो इनका क्षेत्र है, रीजन है, खेतर है, भाषा है, इनका धर्म है, सॉरी, ये सब कुछ भिन्न होता है। हर एक समूह का जो बच्चा होता है, जो वो सीखता है या अनुभव करता है, वह दूसरे समूह के बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब आप उन सारे फैक्टर्स के बारे में, कारकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे बच्चों के अनुभवों में वेरिएशन होती है। फर्स्ट है लिंग, यानी कि जेंडर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है, ठीक है, जो कि बच्चे के चाइल्ड एक्सपीरियंस को डिटरमिन करता है। ठीक है, बच्चे का लड़का या लड़की होना, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि उसके अनुभव पर निर्धारित करता है। कैसे? बच्चे का हाउ वन इज ब्राउट अप, बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है, कैसी अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिली थी, और तीसरा है कि उसका अन्य लोगों का उसके साथ कैसा संबंध था। ठीक है, ये जो सभी बातें हैं, ठीक है, वो बच्चे के लिंग से निर्धारित करती हैं। कौन सी 3 बातें? पहला कि बच्चे का पालन पोषण किस तरह से हुआ, दूसरा बच्चे को किस तरह के अवसर और सुविधाएं मिली, और तीसरा कि दूसरे लोगों का बच्चे के साथ कैसा संबंध है। एक एन ऑब्वियस डिफरेंस इज इन द क्लोथ्स वॉर्न। कहते कि एक बिल्कुल स्पष्ट भिन्नता जो हमें दिखाई देती है वह होता है उनका पहनावा। ठीक है, परंतु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट और प्रभावशाली भिन्नता क्या है? लोगों की लड़कों और लड़कियों के प्रति भिन्न अभिव्यक्तियां कि मतलब लोगों का लड़के और लड़कियों के बारे में जो एटीट्यूड है, अलग अलग एटीट्यूड है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कपड़ों से भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग लड़के और लड़कियों के बारे में क्या एटीट्यूड रखते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री बॉयज़ आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस दैन गर्ल्स। कहते इस बारे में कोई शक नहीं है कि आज भी हमारी कंट्री में लड़कों को लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा महत्वता दी जाती है। जब लड़के का जन्म होता है, ठीक है, वो एक खुशी मनाने का कारण बन जाता है, जबकि कई परिवारों में लड़की के जन्म पर माता पिता रो भी पड़ते हैं। इस हद तक बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सॉरी, कई परिवार ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को बहुत कम प्यार मिलता है और उनकी परवाह भी कम की जाती है और उनकी देखभाल भी प्रॉपर नहीं होती है लड़कों के मुकाबले, और उनको खाना, कपड़े पहनने या कोई भी और सोर्सेज हैं वो भी बहुत कम दिए जाते हैं। कई परिवारों में क्या होता है कि जब एक लड़की बीमार पड़ती है, ठीक है, तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ठीक है, उसको बहुत आम कैजुअल माना जाता है, कैजुअली उसको ट्रीट किया जाता है। पर जब कोई लड़का बीमार होता है तो उसको पूरी अटेंशन दी जाती है। इवन की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो भी लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है लड़कियों से। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए
ठीक है, और लड़कियों की शादी करने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा देते हैं, बेच देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डिफरेंट वैल्यूज एंड बिहेवियर्स आर इनकलकेटेड इन बॉयज एंड गर्ल्स। कहते हैं कि लड़कियों और लड़कों में कई बार बहुत सारे मामलों में ऐसे होता है कि लड़के और लड़कियों के लिए जो उनके वैल्यूज़ और बिहेवियर होते हैं, जो उनके आचार व्यवहार होते हैं, वो भी बहुत सख्त होते हैं। इन मोस्ट मैटर्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गर्ल्स इज मोर स्ट्रिक्ट। कई जगह पर लड़कियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत सख्त होता है, और लड़कों को दृढ़, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वह घर के कामकाज में ही निपुण हो, आज्ञाकारी हो और अन्य लोगों का आदर करें। लड़कों से लड़कियों को तो ये कहा जाता है कि वो घर पर रह के काम करें और दूसरों का आदर करें और सम्मान करें, और लड़कों को क्या किया जाता है, स्वतंत्र बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज नॉट एनकरेज्ड इन गर्ल्स। लड़कियों में, ठीक है, अपना डिसीजन लेने कि वो अपना निर्णय भी ले सकते हैं, इसको भी बढ़ावा नहीं दिया जाता। और अगर लड़कियां ज़्यादा बहस करती हैं या ज़्यादा आर्ग्यू करती हैं तो क्या किया जाता है, खुलकर हंसती हैं कहीं पर या फिर ज़ोर से बोलती हैं तो उनको डांट दिया जाता है। लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो एक अस्थायी पर्सन है हमारे घर पर, ठीक है, और हर समय उनको यही कहा जाता है कि ससुराल के लिए तैयार किया जाएगा, इनको ससुराल के लिए, ससुराल में जाके इन्होंने ये करना है। यही हमारी सोसाइटी का वो है कि लड़कियों को शादी के लिए तैयार किया जाता है। जो भी हमने अब डिस्कशन की है ठीक है, उससे हमें सिर्फ एक सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है, एक जनरल ट्रेंड पता चलता है, जबकि जो सारी लड़कियां होती हैं वो निगलेक्ट नहीं होती हैं। सभी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। लड़कियों के प्रति कैसा व्यवहार होगा यह काफ़ी हद तक उसके परिवार के सदस्यों की ऊपर निर्भर करता है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है, वो सारी जगह पर नहीं है, कई जगह पर ऐसा नहीं किया जाता। लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा वो उनके परिवार के सदस्यों पर डिपेंड करता है कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी सोचनी कैसी है, इन चीज़ों पर। अ फैमिली विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स विल ट्रीट दैम इक्वली। जो लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं करते हैं वो इनको इक्वली ही ट्रीट करते हैं। जो उनकी आर्थिक समर्थ है, ठीक है, वो एक दूसरा कारण है, वो एक दूसरा कारक है जो कि लड़के और लड़कियों के प्रति माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम ये तो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा सोशल क्लास है, जो हमारा सामाजिक वर्ग है, उससे बच्चों के अनुभव में किस प्रकार भिन्नता आती है। अब नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, सोशल क्लास। फर्स्ट था जेंडर कि कैसे लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। अब सेकंड है सोशल क्लास। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि कैसे उनमें फ़र्क किया जाता है, जैसे उनकी एजुकेशन को लेके फ़र्क किया जाता है, उनके बिहेवियर को लेके, जैसे उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती है उनकी इंडिपेंडेंस, उनको सिर्फ ससुराल के लिए तैयार किया जाता है, बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट है सोशल क्लास। जो हमारी सोशल क्लास है
वो किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक इंसान किस सोशल क्लास से, किस सामाजिक वर्ग का है, वो किससे हमें पता चलता है? वो हमें एजुकेशन से, उसकी एजुकेशन क्या है, उनका काम क्या है और परिवार की इनकम कितनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें बंदे की एक सोशल क्लास का पता लगता है। ये 3 चीज़ों से, उनकी एजुकेशन, उनकी ऑक्यूपेशन और उनकी इनकम के द्वारा, ठीक है। जो हिंदी मैनुअल है ये पेज नंबर 14 पर सोशल क्लास अवेलेबल है, वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ साथ में आप अपना मैनुअल खोलिए, आपको समझ आ जाएगा। जो अपर सोशल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी इनकम ज़्यादा होती है और वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। जो लोअर सोशल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं उनकी इनकम भी बहुत कम होती है, वो पावर्टी लाइन के बहुत क्लोज होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल भी इतना नहीं होता है। ठीक है। और उनका जो रहने के लिए जो उनके पास घर होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। जो कि अमीर और गरीब के बीच के लोग हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। बच्चा कौन सी सोशल क्लास से, कौन से सामाजिक वर्ग से संबंध रखता है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग ही बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। जैसे उसे पेट भर खाना, पहनने को कपड़ा और शिक्षा प्राप्त होगी या नहीं, ठीक है, ये सब कुछ उनकी सोशल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। वह किसी व्यवसाय के योग्य बन सकेगी या नहीं, बिजली पानी की सुविधा उनको उपलब्ध हो पाएगी या नहीं, और रहने के लिए उनको कैसी जगह मिलेगी, ये सभी उसके परिवार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर निर्भर करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हम कैसे देखेंगे किसी एक बंदे का कि इसकी सोसाइटी कौन सी है? उसकी पढ़ाई देखेंगे, उनका काम देखेंगे, वो कहाँ रहते हैं, उनकी इनकम कौन सी है, ठीक है। जिनकी ज़्यादा होगी उनके पास ये सब कुछ ज़्यादा होगा, जिनका कम होगा उनके पास ये सब कुछ कम होगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, अच्छा पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ठीक है, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी या नहीं होगी, उनको मिलेगी एजुकेशन या नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं, उनको बिजली पानी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ सोशल क्लास पर निर्भर करता है। अब सोशल क्लास के अंडर है कि फैमिलीज ऑफ द सोशल लोअर सोशल क्लास, ठीक है। लोअर सोशल क्लास का अब क्या होगा? जो फैमिलीज लोअर सोशल क्लास को बिलोंग करती हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा मनी नहीं होगी कि वो अपनी ज़रूरत की, ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीद सकें। जो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर खाना और कपड़े भी नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए लड़कियों का शेयर उसमें और भी कम हो जाएगा, ठीक है। उनके पास जो घर होते हैं उसमें सिर्फ 1 या 2 रूम ही होते हैं जिसमें सारी फैमिली रहती है, सारी फैमिली उस घर को शेयर करती है, ठीक है। बच्चे उसी क्राउडेड प्लेस पर रहते हैं। जो स्लम्स और क्राउडेड रहने वाली जगह होती हैं, उनकी जो आसपास की जगह होती है वो सारी गंदी होती है और अनहाइजीनिक भी होती है, जिसके कारण उनको इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कोई बीमारी भी लग सकती है, ठीक है। जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें या इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है कि कई बार उनको एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता और उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती, वो कभी रेलवे स्टेशन पर सोते हैं और कभी रोड साइड पर सोते हैं। ये था फैमिलीज ऑफ लोअर सोशल क्लास का स्टेटस। अब जो पुअर फैमिली है, ठीक है, जो गरीब फैमिली है, उनके पास क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ा। वहाँ पर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ही बहुत जल्दी
अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत छोटी उम्र में लेनी पड़ती हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि 4-5 साल की लड़कियां अपने माता को, अपने मदर्स को घर में ही काम करने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। कैसे हेल्प करती हैं? जैसे कि पानी लाना, ठीक है, लकड़ी इकट्ठी करना जलाने के लिए, खाना बनाने में हेल्प करती हैं वो, और छोटे मोटे कामों में और भी मदद करती हैं अपनी माँ की। जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो अपने पापा को उनके काम में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो कैटल्स की निगरानी रखते हैं, ठीक है, अपने पापा को खेत में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। अगर मतलब उसके फादर का बिजनेस किसी भी कौशल से संबंधित हो, ठीक है, तो फिर जैसे कि कारपेंट्री का काम हो गया, पॉटरी का काम हो गया, कोई भी काम होगा वो उसमें उनको हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं, घर के कामकाज में अपने माता पिता की मदद करने के बजाय बहुत सारे बच्चे घर से सुरक्षित वातावरण से निकलकर पैसा कमाने लगते हैं और परिवार की आमदनी को बढ़ाते हैं। वो घरेलू नौकर बन जाते हैं, या कारखानों में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, या फेरी वाले का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर माता पिता, ठीक है, दोनों ही घर से बाहर काम करने जाते हैं, तो जो छोटी लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो सारा घर का काम कर लेती हैं और अपने से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको संभालना शुरू कर देती हैं। अगर घर में कोई भी लड़की ना हो देखभाल करने के लिए, तो जो मदर होती है, ठीक है, वो अपने बच्चों को वहीं ले जाती है जहाँ पर वो काम करती है, ठीक है, और बच्चा सारा दिन एक पालने में पड़ा रहता है और मदर उसको बीच बीच में आकर देखती रहती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो मतलब वहाँ जो चीज़ें पड़ी होती हैं आसपास, झूले से निकल के उससे खेलना शुरू कर देता है। जब दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही काम करते हैं, तो वो बच्चों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये पुअर फैमिलीज़ का है जो मैं आपको अभी बता रही थी कि कैसे उन बच्चों की कंडीशन होती है कि वो जल्दी एज में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां क्या काम करती हैं और लड़के क्या काम करते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स बाहर काम करते हैं तो वो बच्चों को साथ ले जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ है जो एजुकेशन होती है, ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो उनकी एजुकेशन होती है, लड़कियों की एजुकेशन को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, जहाँ पर उनको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में उनके पेरेंट्स एजुकेशन को कैसे इम्पोर्टेंस देंगे? हम खुद भी समझ सकते हैं ना कि जब उनको खाना खाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो वो एजुकेशन पर मतलब कैसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे? बच्चे या तो उनकी काम में मदद करेंगे, ठीक है, या फिर वो मतलब अपने पैसे कमाने में जुटे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर संभव हो तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके बहुत से बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार वे काम और पढ़ाई दोनों साथ साथ भी करते हैं। Responsibility and deprivation which the children from lower class have to face may accelerate emotional maturity, ठीक है। कहते जो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अभाव होते हैं, उनका सामना करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं।
वे दुनियादारी को समझने लगते हैं। ठीक है, इन मैनी वेज द चाइल्ड बिकम्स वर्ल्डली वाइज। ठीक है, कई तरीक़ों से वो सियाने हो जाते हैं, दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं। जब उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है फिर वो और भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, मतलब प्रिटेंड करते हैं, मतलब वो सीख जाते हैं लड़कियां। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, शी लर्न्स टू डिमांड द राइट प्राइस फॉर द फ्रूट दैट शी इज सेलिंग। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने कि छोटी उम्र में ही जो लड़की है वो फल के सही दाम लेना सीख जाती है और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। ठीक है, शी में बोर्ड अ ट्रेन फ्रॉम अ रिमोट विलेज एंड कम टू द बहुत छोटी उम्र में वो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने चले जाते हैं और वो दूसरे गांव से रेल पकड़ के शहर में काम की तलाश के लिए अकेले भी आ जा सकते हैं। चिल्ड्रन फॉर मोस्ट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोअर सोशल क्लास इज फुल ऑफ केयर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो बच्चे लोअर सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, ये सारा कुछ उनमें भरा होता है। परंतु इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इनके कोई भी सुखद अनुभव नहीं होते हैं। ठीक है, कि इनको कोई भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें ये नहीं समझना चाहिए। काम के दौरान भी ये बच्चे खेलते हैं, जैसे पत्थरों के साथ खेलते हैं, टहनियों के साथ खेलते हैं, खाली डिब्बे ही इन बच्चों के खिलौने बन जाते हैं। वो सड़कों पर, खेतों में, तटों के पास, रेत में और पानी से भी खेलते हैं। और टाइम टाइम पर जो उनके पेरेंट्स हैं, जब वो काम से थोड़ा फ्री होते हैं, वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं और उनका प्रोत्साहन भी उनको मिलता रहता है। जब ये बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं छोटी उम्र में, तो ये अपने फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं बहुत छोटी उम्र में ही। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इन बच्चों को अपनी फैमिली में बहुत जल्दी इम्पोर्टेंस मिलने लग जाती है। फिर भी ये बच्चे जो होते हैं वो आर्थिक स्थिति वाले घरों के बच्चों की तुलना में मेहनती होते हैं और कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ मिडल एंड हाई सोशल क्लास। हिंदी के मैनुअल में ये 16 नंबर पेज पर है, आप देख लीजिए। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार। जो बच्चे मिडिल और हाई सोशल इकोनॉमिक को हाई समाज आर्थिक स्थिति, मतलब सामाजिक वर्ग को बिलोंग करते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है। और वो जो बच्चे होते हैं उनकी जो आम ज़रूरतें होती हैं, उनके पास उन चीज़ों की कमी नहीं होती है। दोनों लड़कियां और लड़के, उनको खाने के लिए भी अच्छा मिलता है और पहनने के लिए भी अच्छा मिलता है। इस वजह से जो उनकी हेल्थ होती है वो भी हमेशा अच्छी ही रहती है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खेलने के लिए सामान खरीदती हैं मार्केट से, जैसे कि डॉल्स, गन्स, पजल सेट, ड्राइंग बुक्स, कलर्स एंड बुक्स। ठीक है, इनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, पर कई ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के कामों में अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। ये आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। पर कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि एक हेल्पर को भी हायर कर लेती हैं। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो घर के कामों में भी मदद नहीं करते हैं। जो रिच फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस उनका स्टेटस होता है। ठीक है, उनको कहीं स्कूल जाने के लिए बस लेने की ज़रूरत भी नहीं कर पड़ती है, क्योंकि उनको हमेशा ही कार लेने जाती है और कार ही छोड़ने जाती है। इन बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और बहुत सारा महंगा महंगा खेलने के लिए सामान होता है, प्ले मटेरियल बहुत अच्छा होता है और इनको वैरायटी ऑफ फूड्स खाने के लिए भी मिलते हैं।
ठीक है। ऐसी फैमिलीज़ में क्या होता है, जो एजुकेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बच्चों का सिर्फ काम यही होता है कि वो अपना स्कूल जाएं और अपना ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर सिर्फ। ठीक है। और ये परिवारों में लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए जो एजुकेशन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। पर फिर भी कई जगह पर क्या होता है कि लड़कों को ही इस एजुकेशन के संदर्भ में इनको ही प्रेफरेंस दी जाती है। पर एक और भी बात है कि इन हाई क्लास में क्या होता है कि जो शहरों में बच्चे रहते हैं उन पर बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है कि वो अपने एकेडमिक वर्क को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उनको। तो वो छोटी उम्र से ही क्या करते हैं, उनको ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है। या फिर घर पर उनके लिए ट्यूशन रख लेते हैं। और 3 साल की उम्र में वो बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू कर देते हैं 3 साल की उम्र में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सारा दिन स्कूल जाने में, ठीक है, और खेलने में और घर का काम जो होमवर्क मिलता है स्कूल से वो करने में बिता देते हैं। आइडियली क्या होता है, आदर्श रूप से जो शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि बच्चे इंडिपेंडेंट बने। ठीक है। बच्चों को शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि उनसे ये अपेक्षा की जाए कि बच्चे इंडिपेंडेंट बने। ठीक है। उनको अपने जो विचार हैं, ठीक है, वो उनके बिल्कुल क्लियर हों, उनमें सुस्पष्टता हो और दृढ़ता आए। हमारे समाज के बदलते हुए मूल्यों के साथ साथ इन विशेषताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है कि इंडिपेंडेंस हो, उनके थॉट्स की क्लैरिटी हो और असर्टिवनेस हो। परंतु लड़कियों के प्रति इस मामले में दैवता अब भी दिखाई देती है। हालांकि एक और तो लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और दूसरी ओर अभिभावक उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे उनके अधीन ही रहें। लड़कियां अगर ज़्यादा बोलती हैं, सवाल जवाब भी करती हैं, तो उन्हें यह कहकर डांट दिया जाता है कि इन आदतों से उनके भविष्य में उनको कठिनाई आएगी। ये सारी चीज़ सिर्फ लोअर क्लास में नहीं बल्कि मिडिल और हाई क्लास में भी लड़कियों को समझाई जाती है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको रिस्पेक्ट और ओबीडेंट भी बनना पड़ेगा। Economic well-being makes childhood a period where the child can make use of opportunities available to her without worrying about everyday problems. अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस ठीक होता है, ठीक है, तो उसका बचपन का जो पीरियड है वो इस तरह से बीतता है कि जो भी उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं बच्चा उसका यूज़ कर सकता है बिना इस बात की चिंता किए कि उसको पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम भी आएगी। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। ये भी इसी में ही है। सोशल जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सोशल क्लास था इसी के अंडर ही है। पहले था फैमिलीज ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर है मिडल एंड हाई, देन है चाइल्ड लेबर। उन्होंने लिखा है कि यू हैव जस्ट रेड दैट सम चिल्ड्रन असिस्ट द पेरेंट्स इन द वर्क at the home or in the family's occupation or work as wage earners. When children work at home or in the family occupation, their needs are looked after and they are in love from the parents. There is some time for play and recreation. The work experience in the family may be rewarding and children will require skills which will help them to take up a vocation. Such involvement of children in economic activities is called the child work, यानी कि child labor, to be differentiated from child labor about which you will now read. इन्होंने लिखा है कि आपने ऊपर पढ़ा है कि कुछ बच्चे घर का काम करते हैं, ठीक है, बल्कि अपनी फैमिली की हेल्प भी करते हैं, पैसा कमाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। जब बच्चे घर में या
अपने कोई भी फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और उनके माता पिता उनको प्यार भी करते हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए और मन बहलाने के लिए भी समय होता है, ठीक है। अगर कोई पारिवारिक व्यवसाय में काम का अनुभव बच्चे के लिए लाभप्रद हो सकता है और ऐसा करते हुए बच्चे कुछ ऐसे कौशल भी सीखते हैं जो कि बाद में उनको व्यवसाय चुनने में सहायक होते हैं, ठीक है। आर्थिक कार्यालय में इस प्रकार से बच्चों का सम्मिलित होना बाल कार्य कहा जाता है, जो कि बाल श्रम से भिन्न है, जिसके बारे में अब आप आगे पढ़ेंगे। कई बच्चे होते हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि अनहेल्दी, मुश्किल और एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में, ठीक है। कई बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं। वेयर द वेजेस दे रिसीव आर नॉट एडिक्वेट एंड वेयर द जॉब्स दे डू आर डेंजरस। जहाँ पर वो काम करते हैं, ठीक है, उनको जो वेज मिलती है, जो उनको पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है, ठीक है, वो उनके लिए सफिशेंट भी नहीं होती है, ठीक है, और वो जो काम भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। द drudgery ऑफ देयर वर्क डज नॉट अलाउ एनी टाइम फॉर प्ले और स्कूलिंग, ठीक है। वो इतना काम करते हैं, जैसे कोलू का बैल काम करता है, इतना काम करते हैं, ना तो उनको खेलने का टाइम मिलता है और ना ही उनको स्कूल जाने का टाइम मिलता है। The jobs which children do are usually unskilled and do not prepare them for a vocation for later life। जो काम बच्चे करते हैं, ठीक है, ना ही बच्चे उसमें कोई निपुण होते हैं, ठीक है, और जीवन में उनको ये व्यवसाय चुनने में भी कोई मदद नहीं मिलती कि उनको यही काम आगे करना है। देयर वर्क एक्सपीरियंस दस बिकम अ हिंड्रेंस टू देयर डेवलपमेंट, मतलब उनका जो काम करने का अनुभव है, ठीक है, वो उनके विकास में बाधा डालता है। कई छोटे पैमाने पे और घरेलू उद्योगों में बच्चों को मजदूर रखा जाता है, ठीक है, मतलब छोटे स्केल पे और या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बच्चों को मजदूर रख लिया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं वेयर चाइल्ड लेबर इज़ प्रेवलेंट आर मैच मैन्युफैक्चरिंग इन सिवास्की तमिलनाडु, स्लेट पेंसिल मेकिंग इन मध्य प्रदेश, एम्ब्रॉयडरी इन जम्मू कश्मीर and lock industry in Aligarh, Uttar Pradesh. Besides working as labor in industries, children are employed as domestic help, cleaners और mechanics. कहते हैं ये इंडस्ट्रीज में काम करने की बजाय बच्चों को लोग कैसे एम्प्लॉय करते हैं, घर के कामों में मदद करने के लिए, क्लीनिंग के लिए रख लेते हैं। दे वर्क लॉन्ग आवर्स एट बैक ब्रेकिंग जॉब्स फॉर स्कैंटी वेजेस। बहुत देर तक कमर तोड़ काम करने के बाद उन्हें मामूली मजदूरी मिलती है। लेट अस एग्जामिन द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन इन द लॉक इंडस्ट्री ऑफ अलीगढ़। कहते कि आओ अब हम अलीगढ़ के ताला उद्योग के काम कर रहे बच्चों की परिस्थितियों का जायजा लें। ये एक एग्जाम्पल है। चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग एट द एजेस ऑफ 6 और 7 इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में बच्चे 6 या 7 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। एन एवरेज वर्किंग डेज बिटवीन, वर्किंग टाइम कितना होता है, 12 से 14 घंटे। कई बच्चे 18 से 20 घंटे तक भी काम करते हैं। जब वो थक जाते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी चाय दी जाती है और वो थोड़ी सी एक झपकी भी लेते हैं। जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है एंड विद इल वेंटिलेटेड एंड ओवर क्राउडेड रूम्स भी हैं वहाँ पर। द वेजेस आर वेरी लो एंड द ऑपरेशंस हजार्डस, ठीक है, उनको काम भी, मजदूरी भी बहुत कम दी जाती है और जो काम है वो बहुत ख़तरनाक होता है। क्या काम है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड प्रेसेस, स्प्रे पेंटिंग एंड पॉलिशिंग ऑन बफिंग मशीन्स आर द मोस्ट डेंजरस जॉब्स इन द इंडस्ट्री एंड 50 to 70% ऑफ दिस वर्क इज़ डन बाय द चिल्ड्रन। बच्चे करते हैं 50 से 70% काम ये,
अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उदाहरण के तौर पर वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो मेटल को एसिड में डिप करते हैं पहले, फिर उसको अल्कलाइन सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये कितना खतरनाक है, पहले एसिड में डिप करना फिर अल्कलाइन में डिप करना। ठीक है, जो केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं वो बहुत डेंजरस हैं, जैसे कि पोटाशियम साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एंड क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल सारे कितने डेंजरस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको आप पानी में मिक्स करोगे तो इतना गर्म हो जाता है, ये आप बिल्कुल भी इसको टच नहीं कर सकते। चिल्ड्रन वर्क विदाउट एप्रन्स और ग्लव्स। ओ, मतलब इंडस्ट्री में बच्चों को एप्रन और ग्लव्स भी नहीं पहनाए जाते, सीधा ही वो सोल्यूशन में अपने हैंड पता नहीं दिन में कितनी बार डिप करते हैं। अगर आप खुद सोचो कि इतने हार्मफुल केमिकल्स में और सोल्यूशंस में अगर वो डिप करेंगे तो उनके लिए कितना खतरनाक होगा ये। इलेक्ट्रिक शॉक्स भी मिलते हैं कभी कभी उनको मतलब ऐसे दिए नहीं जाते। इलेक्ट्रिक शॉक्स आर फ्रीक्वेंट, मतलब कभी लग जाता है, कभी बिजली का झटका लग गया। Within a matter of 6 to 7 years, that is by the time the children are 13 or 14 years old. बच्चों को चेस्ट डिजीज, स्किन एलर्जी और कैंसर से भी बच्चे जो हैं 13 से 14 साल की उम्र में मतलब ऐसे पाए गए हैं। ये जो लॉक इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक केस अभी डिस्क्राइब किया था, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका पार्ट बने थे, पर हर बच्चे के बचपन के लिए ये हार्श नहीं रहा था एक्सपीरियंस। ठीक है, कई बच्चों को खेलने का भी टाइम मिलता था, ठीक है, वो उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी होती थी, ठीक है, और वो अपनी स्थिति के अनुकूल कौशलों के विकास के अवसर ढूंढ ही लेते थे अपने लिए। ठीक है, अभी हमने दो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज जेंडर एंड सेकंड इज द सोशल क्लास। सोशल क्लास में है फैमिलीज ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिलीज ऑफ मिडल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाई, एंड थर्ड वन इज चाइल्ड लेबर। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड वन। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते, मतलब इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उससे ही आप हमें इसका देना है। रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स टू अ बर्थ ऑफ सन एंड रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स टू अ बर्थ ऑफ डॉटर। Difference in the school attendance of boys and girls of lower social class. The kind of task children do in the home to help the family. ठीक है, ये आपने ऐसे लिखना है कि जैसे ऊपर बर्थ का है ना, कि लोअर में ये है और मिडल और हाई में ये है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अटेंडेंस का पूछा, उसके बारे में ही लिखना है। ठीक है, थर्ड में द काइंड ऑफ टास्क, कौन से टास्क बच्चे करते हैं, इसमें भी आप अलग अलग लिखेंगे कि लोअर में ये होता है, मिडल में ये होता है और हाई में ये होता है। ठीक है, फिर हम चाइल्ड लेबर को एक्सप्लेन करेंगे, क्या है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर ऊपर आया था अभी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। ठीक है, आप वहाँ से चेक करिएगा कि चाइल्ड लेबर किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है रिलीजन। जो रिलीजन है धर्म, रिलीजन लेज डाउन द रूल्स, वैल्यूज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर डे टू डे लिविंग। जो हमारा धर्म है, ठीक है, वो हमारे डे टू डे लिविंग, मतलब हमारी डेली लिविंग, हमारा दैनिक जीवन जो है उससे संबंधित जो भी कोई रूल्स हैं, मतलब नियम हैं या फिर नैतिक मूल्य हैं या आचार संहिता है, उसको निर्धारित करता है हमारा रिलीजन। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर रिलेटिंग टू पीपल। ठीक है, जो हमारा धर्म है वो लोगों के आपस में संबंध बनाने के लिए भी एक गाइडलाइंस को प्रदान करता है। जो सभी धर्म होते हैं उनमें जो बच्चों को कोमल और बहुमूल्य तथा बचपन को सीखने का भी समय माना गया है। जैसे कि बच्चों के अनुभवों में धर्म की वजह से ही भिन्नता, धर्मानुष्ठानों और पूजा के अलग तरीकों के कारण होती है। एक धर्म के अनुष्ठान दूसरे धर्म के अनुष्ठान से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है,
हिंदुओं के कुछ धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार, बच्चे का नामकरण करना, अन्नप्राशन, ठीक है, बच्चे को पहली बार सेमी सॉलिड फूड देना, मुंडन, बच्चे का हेयर शेविंग करना पहली बार, विद्यारंभ, बच्चे पहली बार पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो क्रिश्चियन के रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से हैं इनके रूल? ईसाइयों की कुछ जो धर्म विधियां हैं, जैसे कि बपतिस्मा व प्रथम कम्युनियन, ये इनके रिलीजन रूल्स हैं। मुस्लिम्स में क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, पर with the changes in the society there is not such a strict adherence to these rituals in many families। कई फैमिलीज में, ठीक है, इतना बदलाव होने की बाद भी कोई भी ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम हिंदू धर्म को मानेंगे या हम ये धर्म को मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर sacred places and objects are taught early in all religions, ठीक है। सारे रिलीजन्स में हर एक दूसरे रिलीजन की, हर एक दूसरे प्लेस की रिस्पेक्ट को बताया गया है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप्स। फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप्स क्या है? ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो आपकी इवनिंग में क्लास है हम उसी में ये कंटिन्यू कर लेंगे। आप एक बार रीड आउट करके रखिएगा पहले ही सब कुछ। हम इवनिंग की क्लास में अब दोबारा से मिलते हैं, फिर उसी में हम ये कंटिन्यू करेंगे जो फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप्स है, ठीक है। इसके बाद जितना भी आपका चैप्टर बना है हम आफ्टरनून की क्लास में ये एक बार कंप्लीट कर लेंगे सारा। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएंगे फिर आगे, ठीक है, वो क्या है वो सब हम सेकंड क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स पेशेंस रखने के लिए। और प्लीज़ जैसे हम जो भी कुछ अभी पढ़ा है हमने, आप जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी, जैसे अभी सैटरडे को हमारी क्लास ये लग रही है, तो नेक्स्ट सैटरडे को हमारी अगर फिर से कोई क्लास है DEC1 की, तो प्लीज़ आप ये एक बार रीड आउट करके रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको रीड आउट करके रखेंगे तो ही आपको नेक्स्ट भी चैप्टर समझ आएगा और इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। थैंक यू।